हेलो दोस्तों, आप सभी का तपस्वी टारगेट क्लासेस में फिर से स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम फिर से लौट रहे हैं अपने चैनल पे। प्रश्नावली 81 हम देखेंगे क्लास 10th डॉक्टर मनोरे के बुक से। प्रश्नावली 81 इसमें आपको सिद्ध करना है कि कोई अपरिमेय जो संख्या है वो आपको दिखाना है कि वो अपरिमेय ही संख्या है, प्रूफ करना है। तो ऐसे सवाल को कैसे हम लोग लेंगे और अपना विचार अभिव्यक्त कैसे करेंगे, इसको कैसे समझते हैं। जब कोई चीज अपरिमेय होता है और उसे अपरिमेय ही सिद्ध करना है, इसमें मामला क्या है, आप इस तरह से समझ सकते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर आप ये मान लो कि आपके पास आपके सामने कोई व्यक्ति है जिसके बारे में आप जानते हो कि ये जो व्यक्ति है वह एक चोर टाइप के, आप इस तरह समझ सकते हैं। मान लो कि वो चोर है, तो अगर वो चोर है तो क्या हर व्यक्ति जान सकता है देखकर कि वो चोर है कि नहीं है। तो पूछा जाए, कहा जाए कि आप सिद्ध कीजिए कि ये चोर है, तो क्या करना पड़ता है। तो उस व्यक्ति को चोर सिद्ध करने के लिए सज्जन व्यक्ति चोर व्यक्ति के बीच क्या भेद है। भेद ये है कि वह व्यक्ति अपने आदत अपने कैरेक्टर से जरूर कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित कर देगा कि वह किस लक्षण का व्यक्ति है। उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। एक कंडीशन ऐसा जरूर आएगा, एक जगह ऐसा जरूर आएगा कि वह अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा और यह प्रदर्शित कर देगा कि वह व्यक्ति किस कैटेगरी का है। उसके कर्म, उसके क्रिया से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति वास्तव में चोर है। हमने इसे गलत सोच लिया था कि यह व्यक्ति सज्जन है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्ति का साथ देते हो या उसके साथ रहते हो तो आप 100% तो नहीं, लगभग आप ये मान के तो जरूर चलते हो कि ये व्यक्ति, मान लो कि ये सही है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं क्या कर देता है, विरोध कर ही देता है। वही काम एकदम 100% यहाँ भी है। यहाँ पे दिया गया नंबर अपरिमेय है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि वो क्या है, परिमेय है। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति चोर है, पता है, लेकिन सिद्ध करना है कि चोर है कि नहीं है, तो उसको सही मान करके उसका अनुकरण करेंगे और देखेंगे कि वह कहाँ अपनी हरकत को दिखा रहा है। वही काम यहाँ भी हमें करना पड़ेगा कि यदि हम मान लें कि दिया गया नंबर जो कि अपरिमेय है, एकदम 100% अपरिमेय, लेकिन सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है कि नहीं है, तो क्या करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए, हम सोच करेंगे यहाँ पे एक काम की, मान लेंगे कि वो परिमेय है। और जब परिमेय मानेंगे तो परिमेय की क्राइटेरिया होती है। अगर वो परिमेय होगा तो परिमेय के हर नियम को फॉलो करेगा, लेकिन कहीं भी अगर विरोध करेगा तो हम पकड़ लेंगे कि नहीं, ये वास्तव में अपरिमेय, ये हमारी गलत कल्पना के कारण, ये आज क्या हो रहा है, जो हमारी गलत कल्पना है उसके कारण यह ऐसा स्थिति उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में क्या होगा, ये अपरिमेय ही होगा। हम गलत मान लिए थे कि ये क्या है, परिमेय है। समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, एकदम आसान तरीका से आज एक एक चीज को समझना है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो उसे किस प्रकार से हल करना चाहिए, यह भी सिखाएंगे। अगर एक परिमेय एक अपरिमेय संख्याओं का संयोग है, संक्रिया है, मूल संक्रिया मतलब क्या है। जैसे एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा गया है और पूछा जा रहा है कि यह परिमेय है। अगर साथ में दो नंबर है, एक परिमेय एक अपरिमेय, और मूल संक्रियाओं द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उनको सिद्ध आसान तरीका से कर सकते हैं। अगर केवल अकेला अपरिमेय नंबर है, केवल अपरिमेय नंबर है, तो उसे थोड़ा सा सिद्ध करने के लिए एक दो लाइन स्टेप आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जो अकेला होता है उसे सिद्ध करने में थोड़ा सा आपको अलग दौर से गुजरना पड़ता है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 81 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको बताना है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय। इसका मतलब सिद्ध करना है कि दी गई संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा एक काम। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रश्नावली। प्रश्नावली है 81। प्रश्नावली 81 है। आपके पास किताब रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किताब से ही आप बेहतर रूप से समझ सकते हो। तो डॉक्टर मनोरे का किताब आप लेंगे, कक्षा 10 का एनसीईआरटी वाला, तो ये मिलेगा। प्रश्नावली 81 में 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है। 3 कड़ी में 3 परिमेय संख्या तो नहीं होती है, लेकिन सिद्ध करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि दिया गया नंबर, चलो भाई, दिया गया नंबर अगर परिमेय संख्या नहीं तो मैं मान लेता हूं कि क्या है,
परिमेय संख्या है। मैं ऐसा मान रहा हूं उल्टा, और मैं परिमेय संख्या के नियम के हिसाब से चलूंगा, और कहीं ना कहीं मुझे तो कैसा कंडीशन मिलेगा कि जो ये प्रदर्शित करेगा कि नहीं, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, वास्तव में क्या ही है, परिमेय संख्या ही है। तो अगर मैं मान लूं कि माना, मैं सवाल लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, ये पहला स्टेप है। माना 3 करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना 3 करनी में 3 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अगर मैं मान लूं r, 3 करनी में 3 बराबर r, r में क्यों मान सकता हूं? क्योंकि r का मतलब रेशनल होता है, रेशनल का परिमेय। जहां मैं लिख देता हूं, जहां बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इस तरह से आप कर सकते हो। जहां r परिमेय संख्या है, जहां r परिमेय संख्या है, या करके अब इसको आप देखिए क्या लिख सकते हो। क्या आप इसको कड़ी में 3 बराबर r बटा 3 लिख सकते हो? कड़ी में 3 बराबर r बटा 3। अब जैसे आप कड़ी में 3 बराबर r बटा 3 की आपको पता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन r बटा 3 क्या अपरिमेय संख्या है? 3 भी परिमेय है और r भी परिमेय है। जब किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका आंसर सदैव परिमेय ही आता है। किसी परिमेय संख्या परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? सदैव परिमेय ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि r बटा 3 परिमेय है, लेकिन कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय है। और ये कभी ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो? तो देखो यहाँ पे पहले ही एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि नहीं हो गया, कि हमने मान लिया था 3 कड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि कड़ी में 3 यानी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है? हमारी गलत अवधारणा के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत मानने के कारण। तो हम लिखेंगे यहाँ r बटा 3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारी कल्पना गलत है कि 3 कड़ी में 3 क्या है? परिमेय संख्या। हम क्या मान लेते थे? परिमेय संख्या। तो कहेंगे इसलिए, या तो कर सकते हैं, यहाँ पे इसलिए लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अतः अतः 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है।
इसमें लिखने वाली बात रहती है। बच्चे सब लिखने के डर से ही ज्यादा पढ़ते हैं, इसको नहीं समझते हैं, और न तो ज्यादा पढ़ना इसको चाहते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन भाई ये 4 नंबर में आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इतने छोटे से काम में आप निपटा दोगे 4 नंबर, तो क्या दिक्कत है? आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक ही प्रक्रिया से बार बार गुजरना है। इस तरह के सवाल से बार बार एक ही प्रक्रिया बार बार करना है तो एकदम आसान हो जाता है। 2 नंबर देखेंगे हम लोग। आप स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं, मैं इसको इरेज करता हूँ। अगला है कि सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये अकेला है और ये सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। कड़ी में 2 कह दे, कड़ी में 3 कह दे, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11, सबको इसी रूल से लगा सकते हो। कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 3, कड़ी में 2। मैं जितना भी बता रहा हूं कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, सभी अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। और इस तरह से अगर कोई अपरिमेय संख्या अकेला दिया हो अभाज्य संख्या को वर्गमूल के रूप में और कह रहा हो कि इसे सिद्ध कीजिए कि क्या ये अपरिमेय है, तो उसे इसी रूल से केवल संख्या बदला है, तरीका यही रहेगा जो मैं बताने वाला हूं, और इस तरीका से आप सिद्ध कर सकते हो बहुत बेहतर ढंग से। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं एक आसान नियम से भी इसको लगा सकता हूं, लेकिन जो बेहतर रूल होता है, जो बेहतर जानकारी देता है, उसे ज्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक शॉर्ट तरीका भी बाद में बता देंगे कि ये वाला रूल भी सही है, लेकिन जो बताने जा रहा हूं ये यूनिक है, इसको समझिएगा, बहुत बेहतरीन है। अब यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कीजिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उससे केवल करणी में 5 अगर दिया हुआ है तो मैं मानूंगा कि माना अपरिमेय बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं मान लूंगा कि चलो भाई ये अपरिमेय नहीं है। माना करणी में 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, मैं ये मान के चलता हूं कि चलो भाई ये क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तब अब मैं करणी में 5 को परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। तो मैं मान लेता हूं कि करणी में 5 बराबर p बाई क्यू। अगर करणी में 5 जो मान होगा वह p बटा क्यू के रूप में किया जा सकता है, उससे अगर परिमेय होगा तो उसे p बटा क्यू के रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब मैं ये मान के चला हूं करणी में 5 का जो मान होगा वो p के रूप में और q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में उसे लिख सकते हैं, जो भी उसका मान होगा। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जहां जहां p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अनुपात में आप देखे होंगे भिन्न के रूप में जो संख्या होती है शुद्ध भिन्न के रूप में, तो ऊपर और नीचे में कुछ कॉमन नहीं होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है, यानी जो अंश और हर होता है वह सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौसक केवल एक हो, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह जिनका मौसक केवल एक हो, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो मैंने कहा कि जहां p व q सहअभाज्य संख्याएं हैं, जैसे आपने कहा कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि p और q का मौसक कितना होगा, एक होगा। न तो p q को काट सकता है, न तो q p को काट सकता है, न तो कोई दूसरा नंबर p और q को काट सकता है। इसका मतलब ये है। आगे बढ़ेंगे, जैसे करणी में 5 बराबर आपने लिया पी क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा समझिएगा। अगर करणी में 5 बराबर पी क्यू मैंने ले लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे मैं वर्ग करूंगा तो मुझे यहाँ पे 5 मिलेगा, बराबर यहाँ मिलेगा p² बटा में q²।
अगर मैं इसके बटा में 1 करके तिर्यक गुणा कर दूं, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, गुणा करेंगे, जैसे गुणा करेंगे तो 1 का पी स्क्वायर में करेंगे, क्यू का 5 स्क्वायर में करेंगे, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आएगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 5 का क्यू स्क्वायर में गुणा करने पर वह पी स्क्वायर के बराबर हो जाता है, होगा कि नहीं होगा? अगर 5 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है तो 100% है कि 5 पी स्क्वायर को काटेगा। 5 पी स्क्वायर क्या करेगा? काटेगा। अगर पी स्क्वायर को 5 काटेगा और 5 एक अभाज्य संख्या है तो 100% ये गारंटी है कि पी को भी 5 काटेगा। अगर पी स्क्वायर को 5, अगर कोई अभाज्य संख्या, ध्यान सुनिएगा, कोई अभाज्य संख्या किसी के स्क्वायर को काटेगी तो उस नंबर को भी काटेगी, किसी के स्क्वायर को काटेगी तो उस नंबर को भी काटेगी। ठीक है, तो देखिए, तो आप कोई भी नंबर लेकर देखिएगा, उसका स्क्वायर उसका कटाइएगा और वह खुद नंबर को कटवाइएगा 5 से, वो हमेशा कटेगा। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहां स्पष्ट है कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। यहाँ पे मैं पूर्णतः लिख देता हूं, पूर्णतः विभाजित करता है। यहां स्पष्ट है कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तब पी को भी 5 विभाजित करेगा, पी को भी 5 विभाजित करेगा। बताइए स्पष्ट है कि नहीं? इतना स्पष्ट है कि नहीं? इतना देखिए, मैंने क्या कहा कि यहाँ स्पष्ट है कि पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर अगर 5 को इधर भेजूंगा तो काटेगा पी स्क्वायर को, क्योंकि अगर पी स्क्वायर में 5 का भाग देने पर क्यू स्क्वायर आ रहा है और बराबर का चिन्ह है तो 100% है कि पी स्क्वायर को 5 काट रहा होगा तभी ना क्यू स्क्वायर के मान के बराबर आ रहा है। अगर 5 इधर जाएगा तो पी स्क्वायर बटा में 5 होगा, 5 पी स्क्वायर को काटेगा तभी तो क्यू स्क्वायर आएगा। अगर पी स्क्वायर को काटेगा तो 100% पी को भी काटेगा ही काटेगा। मैंने कहा किसी नंबर का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से अगर कट रहा है तो वो अभाज्य संख्या उस स्क्वायर के वर्गमूल को भी काटेगा, यानी उस नंबर को भी काटेगा जो नंबर स्क्वायर के रूप में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखो अगर जैसे कोई नंबर ऐसा लो जो स्क्वायर है, स्क्वायर करो जो 5 से कटने वाले नंबर से, कोई भी नंबर 15 ले लो, तो 15 का स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो कितना आएगा? 225। अगर 225 जो है अगर ये 5 से कट रहा है तो कहने का मतलब ये है कि अगर 15 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, क्योंकि 5 इकाई अंक तो कटेगा ही कटेगा, तो वो 15 भी 5 से कटेगा। ठीक है ना? तो वही बात है, अगर पी स्क्वायर 5 से कटेगा तो पी भी 5 से कटेगा ही कटेगा। तो यहां स्पष्ट हो गया कि पी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, तब पी को भी 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। यहाँ पे कंडीशन बैठाया जा रहा है, जो आपको आगे चल के समझ में आएगा कि ये क्यों बताया जा रहा है। जैसे ही आपको यह पता चला कि P को भी अगर 5 विभाजित करता है, तब हम यहाँ पे आगे देखिए। अब आप एक बात जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो अगर 5 काटेगा तो कोई ना कोई भागफल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो आप ये कहोगे तब पी स्क्वायर बराबर 5c या 5x या 5 कुछ भी लिख सकते हो, 5x में लिख देता हूं, 5x। अब ये 5x क्या है? पी स्क्वायर बराबर 5x, x के जगह पे मैं ए बी सी डी ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, अच्छा रहेगा। 5a या 5b, चलो b ले लेते हैं, 5b अच्छा लग रहा है। ऐसा संख्या लें कि भाई दिक्कत ना हो। 5a लेते हैं, ये ठीक है, 5a। ये 5a क्या? पी स्क्वायर बराबर 5a, मतलब पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर में भांज से भाग दे रहे हैं ना। जैसे मान लो कि अगर मैं 15 में 5 से भाग देता तो 5 ते 15, क्योंकि आप जानते हैं 5 15 पूरा पूरा काट रहा है, तो क्या इस 15 के बराबर 5 गुणे 3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 ते 15 हो गया। आप जानते हैं कि भाग जो भाजक गुणे भागफल, शेषफल तो 0 है, तो 0 जोड़ेंगे तो 5 ते 15 ही होगा।
तो इसमें अगर 15 में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 के 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही बात है, जब पी स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो कोई ना कोई भागफल आएगा। वो भागफल मैं क्या मान रहा हूं? ए, जहां ए एक पूर्णांक है, जहां एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक के रूप में क्या है? भागफल है। जैसे मैं पी स्क्वायर को 5 से घटा रहा हूं तो कितना बार जा रहा है? ए बार जा रहा है। कितना बार जा रहा है? ए बार। ठीक है, तो पी बराबर 5 लेता हूं। जब मैं पी में 5 से भाग देता हूं तो कितना बार जाता है? ए। पी में देते हैं हम लोग, खाली पी की बात कर रहा हूं। अगर मैं पी में 5 से भाग देता हूं तो कितना बार जाता है? कितना बार जाता है? ए बार। तो 5 ए बराबर पी हो जाएगा, क्योंकि पूर्णतः विभाजित होता है पी। पी 5 से पूर्णतः क्या होता है? विभाजित होता है। देखो, तब पी को भी 5 विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। यहां लिख लेना, पूर्णतः, पूर्णतः विभाजित करेगा मतलब पूरा पूरा काट देगा। जब पूरा पूरा 5 पी में काटेगा तो मैं मान लिया कि चलो मैं जब मैं 5 से पी में भाग दे रहा हूं ना तो सी बार जा रहा है मेरा। तो आप जानते हो कि भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल बराबर होता है भाज्य। तो पी बराबर 5 ए मेरा आ गया। जैसे पी बराबर 5 ए आ गया, तब अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दूं, यहाँ पे बस संकेत करने के लिए, अगर मैं पी बराबर 5 ए को समीकरण में रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पी बराबर 5 ए रखने पर, पी बराबर क्या रखने पर? 5 ए रखने पर, जैसे मैं इसको रखूंगा पी बराबर 5 ए यहां पे, तो यहां होगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जगह पे क्या रखेंगे? पी की जगह पे 5 ए, तो पी का स्क्वायर है तो 5 ए का क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। पी बराबर 5 रखूंगा, पी का स्क्वायर तो 5 ए का स्क्वायर होगा। यहां आ गया 5 क्यू स्क्वायर बराबर, यहां क्या आ जाएगा? 25 ए स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे 5 5 क्या हो जाएगा? 25। इसका मतलब यहाँ पे क्यू स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर आ गया। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5 ए स्क्वायर। इधर का आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो मैं इधर का मिटा रहा हूँ। इधर का आप स्टॉप करके उतार लेंगे, इधर का मैं इरेज कर देता हूँ। यही दो कंडीशन है, इसी कंडीशन को बनाना है आपको, तो आप बहुत बेहतर ढंग से समझा सकते हो। देखिए, अब वहां पे देखिए पुनः यहां, अब आप क्या देख रहे हो? क्यू स्क्वायर बराबर 5 ए स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर का मान निकाला जाए तो 5 क्यू स्क्वायर को काटेगा कि नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा। यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः क्या करता है? विभाजित करता है, विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। यहाँ क्यू स्क्वायर को 5 पूर्णतः विभाजित करता है, तब क्यू को भी 5 पूर्णतः विभाजित करेगा, 5 पूर्णतः विभाजित करेगा, 5 पूर्णतः विभाजित करेगा। अब जैसे आपने यहाँ पे कहा कि अगर क्यू स्क्वायर को, क्योंकि मैंने बताया ना, अभी मैंने बताया कि अगर कोई नंबर से उसका स्क्वायर करो, अगर वो 5 से पूरा पूरा कट रहा है तो देखना उस नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर किया वो नंबर भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे पता चला कि भैया क्यू को भी 5 पूर्णतः विभाजित करता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप देख रहे हो कि पी को भी 5 विभाजित करता है और क्यू को भी 5 विभाजित करता है कि नहीं? ऊपर में क्या था? पी को भी 5 विभाजित कर रहा था और यहाँ पे क्यू को भी विभाजित कर रहा है। और पी और क्यू हमारा क्या है? पी और क्यू हमारा क्या है? वो परिमेय संख्या है जो करीब 5 के बराबर माने थे आप। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ स्पष्ट हो रहा है, यहाँ स्पष्ट होता है कि
पी व क्यू को कम से कम एक संख्या ऐसा है कि कम से कम एक संख्या ऐसा है कि जो यहाँ स्पष्ट है कि पी व क्यू को कम से कम एक संख्या ऐसा है जो कि इन्हें काटता है तब इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि विरोधाभास लिख लेना, विरोधाभास तथ्य, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है। जो सहभाज्य संख्या होती है उसे कोई नहीं काट सकता, लेकिन यहाँ पे तो दिख रहा है कि पी और क्यू को कोई 5 काट रहा है, इसका तो कल्पना गलत है हमारी। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या है, इसे कोई काट सकता था? नहीं काट सकता था, लेकिन काट दिया। और ये क्यों काटा? क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण ऐसा हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अगर नहीं काटता तो सच में होता ऐसा, वो परिमेय होता, लेकिन काट दिया। तो वही बात आ गया ना कहीं ये अपने क्रिया से बाज नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है। देखो अब यहाँ पे हमने कहा था कि पी क्यू सहभाज्य संख्या है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सवाल को जब हल कर रहे हैं तो पी और क्यू को कोई ना कोई काट रहा है। तो इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है, पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है। जैसे मैंने कहा सहभाज्य संख्या है, अतः कहेंगे कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वो परिमेय होता तो सहभाज्य संख्या ही होता, उससे कोई काट नहीं सकता था, लेकिन काट दिया। और ये काटा क्यों? क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण। तो हमारे तथ्य का विरोधाभास हो गया कि पी क्यू सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे सहभाज्य संख्या का नियम नहीं लागू हुआ, इसलिए कहेंगे कि वो संख्या क्या है? एक अपरिमेय ही संख्या है। उसे हम गलत मान रहे हैं कि वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ऐसे ही चौथा नंबर का सवाल एकदम इसी तरह से करेंगे आप। 4 नंबर का सवाल एकदम इसी तरह से करेंगे। कड़ी में 7 अकेला नंबर है, तो इस विधि से आप कीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। एक चीज और मैं बताने वाला था कि आप एक चीज और कर सकते हो जो अपने दिमाग में इसे दौड़ा सकते हो। इसे मैं अरेंज करता हूं। अगर आपको लिखावट समझ में ना आए तो उसे सुन करके भी आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सबकी अलग अलग अपनी अपनी राइटिंग है, कॉन्सेप्ट मेन चीज है। देखिए अगला लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को सिद्ध करना एकदम आसान है। जैसे पहला को हम लोगों ने बहुत आसान तरीका से कर लिया, उसी तरह से तीसरा को भी कर लेंगे। देखते रहिए आप, मैं सारे क्वेश्चंस को हल करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस तरह से करना है। और एक ही पैटर्न को हम लोग बार बार फॉलो करके करेंगे ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं हमेशा क्या करूंगा, पहले क्या स्टेप है, मानना है आपको। मान लीजिए कि माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या। इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, तो मैं मान लेता हूं कि माना 1
परिमेय संख्या है। बार बार एक ही चीज लिख के दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि एक ही चीज काम करना है। माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, तो अब ऐसे में हमेशा इसे r के बराबर मानिए। 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर r, जहां r एक परिमेय संख्या है, जहां r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जहां r क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय संख्या मैं मानूंगा तो या करके मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, और तो यार 2 कड़ी में 5 है तो 2 कड़ी में 5 बराबर r माइनस क्या लिख सकता हूँ, 3, r माइनस 3, और कड़ी में 5 बराबर यहाँ लिख सकता हूँ r माइनस 3 बटा में 2, r माइनस 3 बटा में 2। अब आप देखिए यहाँ स्पष्ट है कि, यहाँ स्पष्ट है कि r माइनस 3 अपान 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, किंतु एक परिमेय संख्या है, किंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अब जानते हैं, मैं बता चुका हूं, नहीं हो सकती है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम चौथा देखेंगे। अभी जैसे मैंने पांचवा को लगाया, एकदम सेम टू सेम मैं लगाऊंगा चौथा को भी, आप देखिएगा। आप देख लीजिए, भले मैं पूरे सवाल को लगाता हूं, लेकिन मेरा एक कभी कदापि ये मतलब नहीं है कि मैं सारे सवाल को लगा रहा हूं तो आपको कुछ ना करना पड़े। आप एक बात मान लीजिए या जान लीजिए कि मैथ जिसको भी पढ़ना है, सीखना है ना, वो बिना प्रैक्टिस का कभी सीख नहीं सकता है। ये सर्वव्यापी सत्य है। बिना प्रैक्टिस का मैथ कभी भी आप मैथ नहीं, कमांड मैथ पे हो सकता है आपका, देखकर समझ में तो सबको आता है, लेकिन जब वही चीज आपको लगाना होता है तो करने में और देखने में अंतर आ जाता है। इसलिए आप इसे लगा करके देखें और समझ कर देखें कि आप में कमी कहाँ पे आ रही है और कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तब जाकर आप मैथ में पारंगत होंगे। देखेंगे चौथा सवाल को हम लोग। चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या। मैंने कहा कि ये अकेला है, तो इसको कौन दूसरा सवाल के जैसा लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं कहूंगा कि माना करणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई देता है तो आप 360p पे करके देखें, क्योंकि 240 पे तो MP4 होता है, आप कम से कम HD में करके देखेंगे तभी होगा। मतलब 360p से स्टार्ट करेंगे, 360 पिक्सल से, वो क्वालिटी में जाएंगे, 360p करेंगे, सेटिंग में जाकर ऊपर सेटिंग का आता है ना वीडियो पे सेटिंग का ऑप्शन, उस पर टिपेंगे, क्वालिटी में जाएंगे, 360p पर देखेंगे एडवांस करके, तो 360p से आपको फ्रेश दिखाई देता है, क्योंकि टच वाली मोबाइल है, 360 पे देखेंगे तभी आपको फ्रेश दिखता है। तो माना कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब कड़ी में 7 बराबर, यह अकेला नंबर है तो मैं मानूंगा कि इसे P बटा Q के रूप में। अगर कड़ी में 7 परिमेय संख्या होगा, सॉरी परिमेय संख्या है, मुझे लिखना था, मैं ये मान के जो मैं विरोध उल्टा मानूंगा तभी तो मैं सिद्ध कर पाऊंगा ना। मैं ये मानता हूँ चलो भाई कड़ी में 7 अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, तो जब परिमेय होगा तो उसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि जहां अगर कोई भिन्न संख्या होती है, भिन्न होती है, अगर प्योर भिन्न है, परिमेय है, तो उससे P बटा Q के रूप में लिखने का मतलब होता है ना तो P Q को काटेगा, ना तो Q P को, ना तो P Q को कोई दूसरा काट सकता है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है कि जहां P व Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे P और Q को मैं मानूंगा कि एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, अब या करके या यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 7, क्या मिलेगा भाई? 7 मिलेगा, बराबर यहाँ पे मिलेगा P स्क्वायर बटा में Q स्क्वायर, या करके इसे आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। जैसे 7Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर मिला तो आप देख रहे हैं अगर Q स्क्वायर का मान निकाला जाए तो 7 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, तभी तो बराबर में Q स्क्वायर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं Q स्क्वायर बराबर निकालूं तो क्या P स्क्वायर बटा में 7 नहीं हो रहा है? इसका मतलब जब मैं P स्क्वायर में 7 का भाग दूंगा तो आंसर क्या आएगा? Q स्क्वायर के बराबर आएगा। तो मैं कहूंगा यहां 7 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तब 7 P को भी विभाजित करेगा। अब जब संख्या के स्क्वायर को अगर विभाजित कर रही है तो संख्या को भी काटेगा ही काटेगा, P को भी विभाजित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो P स्क्वायर है वह 7 A के बराबर है, जहां A एक पूर्णांक है। अब ये कहां से नया चीज आ गया? अभी मैंने समझाया था उस सवाल में, दूसरा में मैंने कहा ना कि अगर P स्क्वायर को 7 विभाजित करता है तो मैं ये मान रहा हूं कि P स्क्वायर में जब 7 से भाग कर रहे हैं तो भागफल A बार आ रहा है। 7 का भाग जब P स्क्वायर को काट रहे होंगे, 7 से जब P स्क्वायर भाग दे रहे तो A बार जा रहा है। तो आप जानते हैं कि भाजक गुणे भागफल, तो 7 का भाग जब P स्क्वायर में देंगे तो A बार जाएगा, तो 7 A बराबर न होगा P स्क्वायर के, क्योंकि P स्क्वायर वो संख्या है जिसमें हम 7 से भाग दे रहे थे। P वह संख्या है, P स्क्वायर नहीं, कौन संख्या है? P है। जब मैं P में 7 से भाग दे रहा हूँ, P स्क्वायर या P की बात है, P को भी काट रहा है, P स्क्वायर को भी काट रहा है, लेकिन हमको P को मानकर चलना है कि P में जब मैं 7 से भाग दे रहा हूँ तो कितना बार जा रहा है? A बार जा रहा है। तो 7 का भाग जब P में दे रहे बार जा रहा है तो भाजक 7 है, भाज्य मेरा P है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, A बार जा रहा है तो मैं 7A लिख सकता हूँ। तो A मेरा क्या है? भागफल के रूप में पूर्णांक है। P बराबर 7 है जैसे आ गया तो मैं इसको समीकरण नंबर क्या दे दूंगा? 1, और मैं कहूंगा समीकरण 1 में P बराबर 7A रखने पर
7a रखने पर। जैसे समीकरण 1 में p बराबर 7a रखेंगे तो क्या होगा, रखें यहाँ पे होगा 7q² बराबर, अब p की जगह पे 7a रखेंगे, स्क्वायर है तो पूरा का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। जैसे यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा 7q² बराबर 49a², 49a²। या करके आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, q² बराबर 7×7=49, 7a²। अब जैसे 7a² होगा तो चूंकि यहाँ पे एक चीज मिल रहा है कि a² बराबर अगर निकाला जाए तो q² में भी 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, तो भी तो स्क्वायर बराबर आएगा। तो हम कहेंगे पुनः यहाँ भी 7 p² को विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 7 है वो p² क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, काट रहा है। जैसे यहाँ पे 7 p² को काटेगा, जैसे काटेगा तो हम ये देख रहे हैं कि 7 अगर q² को अगर काट रहा है, क्योंकि मैं q² भाग दे रहा हूं, तो p² विभाजित करता है तब 7 q को भी काटेगा, 100% काटेगा, q को भी विभाजित करेगा, तो विभाजित करेगा लिख देता हूं, q को भी विभाजित करेगा, 7q को भी विभाजित करेगा। अब उपयुक्त से अब देखिए, अब यहां पे क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि P व Q 7 से विभाजित होती हैं, या कम से कम एक संख्या ऐसा जरूर है जो P व Q को क्या करता है, विभाजित करता है। उपयुक्त से स्पष्ट है कि P व Q 7 से विभाजित होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास है कि इस तथ्य का कहां पे लिखें, इस तथ्य का यहां से लिख देते हैं, आप यहां पे समझ जाइएगा, इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P व Q एक सहभाज्य संख्या है, P व Q एक सहभाज्य संख्या, क्योंकि सहभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे सहभाज्य संख्या को P व Q को 7 काट दे रहा है। ये काट दे रहा है, इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी गलत कल्पना के कारण, जो कि एक अपरिमेय संख्या को हमने क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था। इसी को लिख रहा है कि विरोधाभास होता है कि P व Q एक सहभाज्य संख्या है। अतः लास्ट में लिखेंगे, अतः करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये कंप्लीट है। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगला देखेंगे पांचवा, एकदम इजी, एकदम आसान है भाई। पांचवा में साफ साफ कहा है कि यदि करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो आप सिद्ध कर सकते हो आराम से। तो चलो आगे वाला को हल करते हैं, इसको मिटाते हूं मैं।
देखिए 5वां सवाल, यदि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या है। तो मैं मानूंगा कि माना 2 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे सवाल को लगाना एकदम आसान है, परिमेय संख्या है। जब भी ऐसे 2 नंबर साथ में दिखे तो आपको क्या बताया हूं, आप मान लीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 2 बराबर आर फॉर रेशनल यानी परिमेय। लिख दीजिए कि जहां आर एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या ही होगा। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे मान लिया कि जहां आर एक परिमेय संख्या है, या करके आप ये भी कह सकते हो कि कड़ी में 2 बराबर आर माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे यहाँ स्पष्ट है कि वही बात फिर लिखेंगे, यहाँ स्पष्ट है कि आर माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है, क्योंकि आर एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाया जाए तो उसका मान सदैव क्या आता है, परिमेय ही आता है। तो आप आराम से इस तरह से कर सकते हो कि यहाँ स्पष्ट है कि आर माइनस 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। किंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दिया है, क्या किया गया है, दिया है कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती है। यह विरोधाभास, देखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप कर सकते हो। देख रहे हो, एक ही रूट को फॉलो करना है, बार बार देखना, जितना भी सवाल लगेगा सबको एक ही रूट से लेकर जाएंगे। तो आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे। अगले सवाल को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मजा भी नहीं आएगा। अब 4 सवाल को बेहतरीन ढंग से समझ जाएंगे तो बाकी अगला वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं पूरे सवाल का हल, संपूर्ण हल 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 सवाल यहाँ पे और 5 सवाल अगले वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तब तक के लिए जय हिंद,